हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो भाई आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के फिजिक्स के सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई 9th क्लास में स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर आता है उसका नाम है मोशन। ठीक है, मोशन में क्या होता है भाई, सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, यूनिट डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है भैया, तो यूनिट जो होता है डिस्प्लेसमेंट का वो होता है मीटर। ठीक है, देन फिर सेकंड फॉर्मूला जो आता है, सेकंड फॉर्मूला वो आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट के बाद सीधे फिर वेलोसिटी आता है और स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, स्पीड के बारे में पढ़ ले रहे हैं। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है बेटा जी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा, अगर स्पीड के बारे में पढ़ लिया तो हमें तीसरा फॉर्मूला पता होना चाहिए एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो वो होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस ऐसी डैश डैश, सिमिलरली अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस डैश डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया किसका, एवरेज एवरेज स्पीड का। अब देखो, जो स्पीड होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, बट वही स्पीड के साथ डायरेक्शन मिला दो तो यहाँ पे वेलोसिटी आ जाता है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगा दूंगा। एरो मतलब इसमें दिशा है, डायरेक्शन है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। यहाँ पे x डिस्टेंस है, यहाँ पे s4 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जस्ट लाइक यहाँ पे हमने देखा था ना, s4 क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे x क्या है बेटा जी, x है डिस्टेंस, x हम डिस्टेंस को नाप रहे हैं, मान रहे हैं। यहाँ पे v हमारे पास स्पीड है, यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी है। अगर हम सेम बात करें फिफ्थ फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी के दो तीन फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम। ठीक है, एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। इसी को एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं क्या, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और भी एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले होते हैं। एक ये भी फॉर्मूला है, कौन सा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस, जितना होगा उसको उतने ही नंबर से डिवाइड कर देते हैं। मान के चलो n वेलोसिटीज हैं तो उसको n से डिवाइड कर दो। ये भी एक फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का, सेवंथ फॉर्मूला, वो है क्या, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। ठीक है, एक ये भी फॉर्मूला है हमारा एवरेज वेलोसिटी का, जो कि ये सामने में लिख दिया। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट तो सभी को पता है। स्पीड का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो सिमिलरली जितनी जो वेलोसिटीज यहाँ पे लिखी हैं इन सब की यूनिट कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड ही होती है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी अपॉन में टी। अच्छा, डेल्टा वी कैसे लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये सुंदर सा प्यारा सा फॉर्मूला आ गया किसका, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अगर भाई एक्सेलरेशन के यूनिट के बारे में बातचीत करा जाए तो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, एक फॉर्मूला तो नहीं, बट हाँ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपको स्पीड या वेलोसिटी किस में दिया हो, किलोमीटर पर आर में दिया हो, ठीक है, और आपको कन्वर्ट करना है किस में, मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे, किलोमीटर पर आर वाले फॉर्मूले को खट से 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ये हमारा कोई फॉर्मूला तो नहीं है, बट हाँ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप किलोमीटर पर आर में दिया हो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करो, आपका वेलोसिटी या स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता था, याद करिए, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक स्टार्ट होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन। और भाई इक्वेशन ऑफ मोशन में जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो आता है v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। 10वां जो फॉर्मूला होता है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो है हमारा कौन सा, s बराबर
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे s डिस्प्लेसमेंट होता है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, हाफ तो हाफ ही होता है, a एक्सेलरेशन है और फिर टाइम का स्क्वायर है। देन फिर हमारा जो 11th फॉर्मूला आ रहा है जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जहाँ पे अगेन v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वो लीनियर मोशन जब होता है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही डिस्टेंस के बराबर हो जाता है, वहाँ पे फिर हम स्पीड वेलोसिटी एक ही मान लेते हैं। क्लियर है? तो कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा मोशन चैप्टर में। लास्ट में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक पार्टिकल है और रेडियस आर, एक पार्टिकल है वी वेलोसिटी से किसी रेडियस आर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस का सरकमफेरेंस हो गया, यानी कि 2πr, और मान लो टाइम लिया t, तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला इन सर्कुलर मोशन आ गया 2πr अपॉन में t, 2πr अपॉन में t। इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, यानी 2πr इंटू में म्यू फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गया। क्लियर है? तो भाई ये 12 फॉर्मूले हमारे मोशन चैप्टर में, इसको नोट डाउन करिए, ज़्यादा बेटर होगा कि ना, कोशिश करना इसको एक पेज में ही नोट डाउन करना और स्क्रीनशॉट लेने से अवॉइड करो भाई। ठीक है, साथ साथ में नोट कर लिया करो। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन नाम से चैप्टर है आपके 9th क्लास में। इसमें बेसिकली इसके फॉर्मूले को हम डिस्कस करने जा रहे थे। तो जो सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है वो फोर्स का फॉर्मूला आता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, वैसे ये कोई मेन फॉर्मूला नहीं है, जस्ट रिजल्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। ज़्यादातर बच्चे इसी को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है समझते, बट ऐसा नहीं है, इट इज जस्ट रिजल्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो असली फॉर्मूला क्या है फोर्स का? असली फॉर्मूला होता है बेटा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स का। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बराबर फोर्स होता है। अच्छा सुनिए, ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भैया? तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा जी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ये होता है बेटा जी न्यूटन मोमेंटम का फॉर्मूला, ये है फोर्स का फॉर्मूला। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम ही क्या होता है? फोर्स होता है। तो क्या इसको एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है? बिल्कुल, इसको लिख सकते हैं हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? कैसे कैसे? देखो, एम वी माइनस एम यू अपॉन में टी। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ से अपन m कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो v माइनस यू अपॉन में क्या आ गया? t। भाई ये v माइनस यू अपॉन में t कुछ होता है? बिल्कुल भैया, अभी तो बताया था आपने, ये तो एक्सेलरेशन होता है, यानी यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। यानी इस फॉर्मूले से ही देखा जाए तो ये वाला फॉर्मूला बना है, ये बच्चा है फॉर्मूला इसका। ठीक है, चलिए, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, जरा यूनिट पे बातचीत कर ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पे मास है तो केजी आ जाएगा, मास का यूनिट क्या आ जाता है बेटा जी? केजी आता है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। फोर्स का यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन बाबा का, न्यूटन एन। ठीक है भाई, एन आता है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं फोर्थ जो हमारे पास फॉर्मूला वो है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है? ये नीचे देख रहे हो टाइम, फोर्स से मल्टीप्लाई करो, फोर्स इंटू टाइम। अच्छा, क्या फोर्स इंटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम। बिल्कुल हो जाएगा। तो यही होता है हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला। या तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोल सकते हो, या फोर्स इंटू स्मॉल टाइम को इम्पल्स बोल सकते हो। इम्पल्स होता क्या है? लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? इसको इम्पल्स कहते हैं। या फिर इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम नहीं, चेंज इन मोमेंटम। अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता तो फोर्स के बराबर होता है ना। चलिए, अच्छा इसका यूनिट पे बातचीत कर ले रहे भाई। यूनिट क्या होता है भाई? तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? बेसिकली न्यूटन होता है और टाइम का सेकंड, तो ये भी यूनिट हो सकता है। या फिर चेंज इन मोमेंटम का क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड का, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। भैया ये दोनों तो अलग अलग लग रहा, फिर सेम कैसे भाई? जरा फोर्स को पुट करके देखो ना, यहाँ पे फोर्स का एक और फॉर्मूला बन सकता है ना। क्या बन सकता है? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इन सबको पुट करके देखो जरा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? बेसिकली दोनों बराबर ही आएगा। ठीक है, देखो एक सेकंड कट जाएगा, यानी केजी मीटर पर सेकंड, दोनों बराबर ही हैं, करके देख सकते हैं। ठीक है, पांचवा फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। फिफ्थ फॉर्मूला हमारा आता है क्या? जब हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं तो एक्चुअली फॉर्मूला तो नहीं है वो, ठीक है, फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, बट कॉन्सेप्ट है। क्या? एनएलएम 3, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो एक्शन होता है वो रिएक्शन के बराबर होता है। जितना फोर्स आप किसी बॉडी पे लगाओगे
उतना फोर्स वो बॉडी भी तुम पे अप्लाई करेगी, इक्वल और अपोजिट, ठीक है, इक्वल और अपोजिट। यहाँ पे वेक्टर का साइन लगा के यहाँ पे माइनस। अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, तो एक्शन बराबर किसके हो जाएगा, रिएक्शन के। एक्शन बराबर किसके हो जाएगा, रिएक्शन के। तो ये फॉर्मूला तो नहीं है बट हाँ कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला तो F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन ही होता है, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया, यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या है बेटा जी, NLM3। NLM3 का मतलब क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, NLM का मतलब यहाँ पे क्लियर है। चलिए फिफ्थ फॉर्मूला होने के बाद और देन फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं किसके तरफ, किसके तरफ, सिक्स्थ फॉर्मूले की तरफ, सिक्स्थ फॉर्मूले की तरफ। अब भाई सिक्स्थ फॉर्मूला हमारा कौन सा है, तो ये हमारा वहां से आता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या बोलता है भाई, टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है टोटल फाइनल मोमेंटम, ठीक है। टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर टोटल फाइनल मोमेंटम। ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं कोई भी दो बॉडी है, मान के चलो कोई भी दो बॉडी है, एक बॉडी ए है एक बॉडी बी है, ठीक है। ये इनिशियल वेलोसिटी यूए से चल रही है, ये इनिशियल वेलोसिटी यूबी से चल रही है, दोनों में कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ, टक्कर होने के बाद स्पीड चेंज हुआ, इसकी फाइनल वेलोसिटी वीए हो गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, मान लो वीबी हो गई। अच्छा मास सबका सेम रहा, एमए एमबी, और यहाँ पे भी एमए एमबी। तो देखो क्या बोलता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इन दोनों बॉडी का बराबर होगा टोटल फाइनल मोमेंटम के। कैसे लिखेंगे, तो देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम एमए यूए प्लस एमबी यूबी बराबर एमए वीए प्लस एमबी वीबी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से फॉर्मूला आ गया भाई, ठीक है। तो बस इतने ही 4-5 ही फॉर्मूले हैं हमारा किसमें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा NLM पूरा सारे फॉर्मूला रिवाइज हो गया, थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट ही हमने रिवाइज कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, ग्रेविटेशन चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज करने जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करते ही हमारे पास क्या आता है, मान के चलो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2 है। इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना याद रखना, ठीक है। सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है उसको हमने d मान लिया। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बराबर होता है g m1 m2, प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर इनवर्स, इसका डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया चैप्टर के स्टार्टिंग में ही। और सेकंड फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, यानी छोटा जी और बड़ा जी में रिलेशन, वो कितना होता है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी को कहते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसी को कहते हैं भाई। और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आती है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जिसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर लेके चलते थे। अब चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा यूनिट वगैरह तो यार यही रहेगा ना, इसका यूनिट तो न्यूटन रहेगा और इसका क्या आ जाएगा, है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला कौन सा आता है भाई, तो इन इक्वेशन और मोशन को मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे करते हैं, ए की जगह पे जी लिख देते हैं और डिस्प्लेसमेंट जगह पे एस लिख देते हैं, तो हमारा तीनों इक्वेशन और मोशन मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे, v बराबर u प्लस ए टी की जगह पे क्या आ गया, जी टी आ गया, ठीक है। जी टी रोड नहीं, सिर्फ जी टी यहाँ पे, तो जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तीसरा। चौथा फॉर्मूला कौन सा आ गया भाई, चौथा फॉर्मूला, फोर्थ जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है वी स्क्वायर, नहीं सेकंड इक्वेशन मोशन कैसे मॉडिफाई करेंगे, एस की जगह पे एच आ गया, तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूले में वो क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a, ठीक है। ए की जगह पे जी और एस की जगह पे एच, एस की जगह पे एच हो गया भाई, एच हो गया, ठीक है। तो पांचवा फॉर्मूला आपके सामने है। ये सारे इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई करके बने हैं। अब आगे बात करते हैं, हमारा सिक्स्थ फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है वेट का फॉर्मूला। तो वेट क्या होता है, फोर्स ही तो होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास रहेगा, एक्सेलरेशन पे जी, तो म्यूजिक mg याद कर लो, वेट का फॉर्मूला म्यूजिक mg, ठीक है। चलिए सेवंथ फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा वेट भी तो फोर्स ही है, उसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन ही आएगा भाई, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा मास का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको याद कर लो, माता वैष्णो देवी, m से मास, v से वॉल्यूम, d से डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी को ना अपन रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं रो लिखा होगा तो चौंकना नहीं, ठीक है।
चलिए 8वां फॉर्मूला, 8th फॉर्मूला हम ग्रेविटेशन में पढ़ने जा रहे हैं। किसका? एक्चुअली वो फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है, बट उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हो सकता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? जो बॉयंट फोर्स होता है किसी बॉडी पे, वो बराबर होता है किसके? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है। सो दिस वाज द लास्ट फॉर्मूला ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक तरह से हमने कर लिया, रिवीजन कर लिया। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला मिस हो गया होगा तो भाई कमेंट करके बता देना, अगले किसी वीडियो में डाल देंगे उसे। ठीक है, या पिन कर देंगे। इतना फटाफट नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, सारे फॉर्म लिख दिए हमने। फोर्स का लिख दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का लिख दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन मॉडिफाई हो गया यहाँ पे, ए और ए की जगह पे जी और एस के पे एच। फिर हमने वेट का फॉर्मूला देखा, मास का फॉर्मूला देखा, फिर बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला देखा। हाँ जी, इतना ही फॉर्मूला है, इससे ज़्यादा तो है नहीं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, वर्क पावर एनर्जी। भाई बहुत ही प्यारा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, फुल नंबर दिलवा देगा। वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट नहीं करने जा रहे, इसके फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट रिवीजन करने जा रहे हैं। तो वर्क एनर्जी पावर की बात करें भाई, तो सबसे पहले वर्क का ही फॉर्मूला आ गया। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो कभी फोर्स ना दिया हो, मास और एक्सलेशन दिया हो, तो फोर्स के पे क्या लिख दो? मास इनटू एक्सलेशन और इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। कोई फॉर्मूला तो मेन यही है, ये तो ऐसे टाइम पास करके बन जा रहा है। ठीक है, अच्छा मान लो एक्सलेशन ने ना दिया हो, क्या दिया हो? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम दिया हो, तो लिख दो एक्सलेशन के पे एक्सलेशन का फॉर्मूला। ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया भाई। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले तो वर्क के ऐसे ही बन गए। चौथा फॉर्मूला किसका भाई? तो चौथा फॉर्मूला है वर्क एनर्जी थ्योरम, वेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका डेरिवेशन भी आता है, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, तो वेट क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? अच्छा, वर्क का यूनिट क्या होगा भाई? तो यूनिट ऑफ कोर्स जूल ही होने वाला है। वेट क्या बोलता है भाई? वेट वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि जो वर्क होता है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैसे निकालेंगे? तो निकालेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना? बिल्कुल भैया हाँ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, इनिशियल कैसे निकलेगा? हाफ एम यू का स्क्वायर। इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो हाफ एम तो बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा? वी स्क्वायर यू स्क्वायर। भैया ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, हाफ एम। भैया इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों है? ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, फॉर्मूला एक्सपेंड करना सिखा रहे तुम्हें। ठीक है, वी प्लस यू आ गया और वी माइनस यू आ गया। ठीक है, सब चीज़ करना आना चाहिए भाई फिजिक्स में। फॉर्मूले से खेलो वरना फॉर्मूला तुमसे खेल जाएगा। ठीक है, तो ये था काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हमने लिख दिया किसका? वर्क पावर एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क पावर एनर्जी का फॉर्मूला। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? क्या इसको हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कैसे लिखेंगे? तो भाई सेम फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में क्या आ जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर क्या होगा हमारा? वर्क डन। यानी किसी भी बॉडी में जो चेंज इन एनर्जी होता है वही बराबर होता है वर्क डन और इट। ठीक है, तो ये था। अच्छा, तो इसका क्या आएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इसको कैसे लिख सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एमडीएच मसाले की जगह पे डी हटा दो, जी लगा दो, तो एमजीएच। तो मान के चलो mgh2 फाइनल हाइट माइनस mgh1 इनिशियल हाइट। mg कॉमन निकल गया, हाँ जी निकल गया। तो भाई h2 माइनस h1, s2 माइनस h1, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका? वर्क का फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम। हमने ये दोनों ही वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक है, एक काइनेटिक एनर्जी के टर्म में और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करने जा रहे हैं हम। तो टॉपिक का नाम क्या है? नाम क्या है भाई? तो कितना पढ़ लिया था? देन फिर सीधे स्टार्ट हो जाता है एनर्जी। एनर्जी में हमें सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है। ठीक है, एनर्जी में कौन सी एनर्जी पढ़नी है? हमें मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है भाई। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है, जो मोशन पोजीशन में चेंज होने की वजह से होता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अब इसमें हमें 2 फॉर्मूला डिस्कस करना है। सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी का, यानी कि 6th फॉर्मूला आ गया किसका? काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। क्या काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कोई रिश्ता होता है? बिल्कुल होता है। कैसे? ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? हाफ एम, एम का स्क्वायर वी का स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लो, अपॉन में 2m आ गया। ये एम भी क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में 2m। तो भाई यहाँ से मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया? 7वां फॉर्मूला मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया? इसको काइनेटिक एनर्जी से मल्टीप्लाई करो तो 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, स्क्वायर इधर जाके रूट चढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, √2m के √2m के √2m के। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, वो है 8वां फॉर्मूला, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी।
तो भाई पोटेंशियल एनर्जी को कभी कभार यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये फॉर्मूला होता है mgh। MDH मसाले में से डी हटाने का, जी लगाने का, आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है। चलिए 8वां फॉर्मूला हो गया रिवाइज। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो आइए बढ़ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है, थोड़ा स्लाइड लेना पड़ेगा क्या, चलो ले लेते हैं। तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है, तो इसे कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हो, फॉर्मूला भी समझ सकते हो आप। 8 फॉर्मूले हो गए, 9वां फॉर्मूला रिवाइज करने जा रहे हैं। 9th फॉर्मूला वो ये है कि भाई जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है वो बराबर होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अब प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है, और यही बराबर होता है mgh के, ठीक है, mgh के बराबर होता है। कोई भी 3 पॉइंट या 4 पॉइंट ले लो, हर जगह जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी का सम है, वो कांस्टेंट होता है और वो कांस्टेंट इसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है, ठीक है। यही तो कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, नहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बात कहता है। 10th फॉर्मूला फिर पावर की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर पावर में क्या पढ़ा जाता है? तो भाई पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर क्या हो गया? वर्क अपॉन में टाइम हो गया। तो पावर का एक ये फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्या होता है भैया जी? वॉट होता है, ठीक है। अच्छा 1 किलो वॉट में कितना वॉट होता है? 1000 वॉट होता है, लिख लेना, अभी काम आने वाले। अच्छा भाई अगर कभी वर्क ना दिया हो, फोर्स दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम कुछ होता है क्या भैया जी? बिल्कुल होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी या फोर्स इंटू स्पीड क्या हो गया? यहाँ पे पावर हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए अब देखो भैया यहाँ से ना अपने को एनर्जी का फॉर्मूला एक और आ गया। वर्क ही एनर्जी होता है और एनर्जी ही वर्क है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम क्या आ गया? वर्क यानी कि एनर्जी। अच्छा एक छोटा सा कन्वर्जन आता है कि एक यूनिट किसके बराबर होता है, यानी एक यूनिट पहली बात तो एनर्जी की यूनिट है, वो बराबर होता है 1 किलो वॉट आर के, 1 किलो वॉट आर के, ठीक है भाई। देखो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए कभी कभार छोटी सी कन्वर्जन आ जाती है। तो 1 किलो वॉट में कितना होता है? 1000 वॉट होता है। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? 1000 वॉट लिख दिया। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड, ठीक है। तो 3600 सेकंड आ गया, 1000 कर दिया भैया तुमने तो लो। अच्छा वॉट सेकंड ही जूल होता है, कैसे? आओ ये है वॉट, ये है सेकंड, वॉट सेकंड ही बराबर होता है जूल के। अरे एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है ना भाई। देखो ना एनर्जी का यूनिट क्या होता है भाई? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट जूल होता है, ठीक है, जूल होता है एनर्जी का यूनिट। आगे बात करते हैं, तो इसको जरा मल्टीप्लाई करो तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे 36 3 0 फिर 2 0, जरा जम करवाना 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर, और यही बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो भाई ये कन्वर्जन आता है वर्क पावर एनर्जी के लास्ट में। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर रिवाइज हो चुका है, सारे फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। फटाफट इसे नोट करिए, बढ़ते हैं हम आगे साउंड चैप्टर की तरफ, जो कि क्लास 9th का लास्ट चैप्टर है साउंड, ठीक है। तो भाई साउंड चैप्टर के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं और सारे फॉर्मूले के नाम पे सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है इस चैप्टर में। सबसे पहला फॉर्मूला आता है टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। बहुत सारे टीचर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे टीचर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ या न्यू से। इसका यूनिट क्या होता है यार? तो ऑफ कोर्स टाइम पीरियड है तो क्या होगा? सेकंड ही होगा। दूसरा जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, यहीं से बन जाएगा, ठीक है। अरे ये क्या हो गया भाई? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ गया? इसको इधर फेंकने का, इसको नीचे फेंकने का, तो 1/t हो गया फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? तो भैया जी इसका जो यूनिट होता है वो होता है पर सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स, यही बराबर होता है किसके? हर्ट्ज के, ठीक है। हर्ट्ज साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। तीसरा और जब सबसे मेन फॉर्मूला है वो ये है, कौन सा? कि जो स्पीड होता है वो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। जो स्पीड होता है बेटा क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो गाइस यहाँ पे हमने क्लास 9 फिजिक्स के सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट रिवीजन कर चुके हैं, ठीक है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो यार प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहें, टिल देन बाय।